इसके कुछ गुण भी हमने पढ़ लिए और अब इसकी विशेषता। अब लिखो इसकी कमियां कि मेनलिफ की आवर्त सारणी की कमियां क्या है। देखो मेनलिफ की आवर्त सारणी की कमियां। अब इसकी कमियों के अंदर देखो पहली कमी हाइड्रोजन की अनिश्चितता। हाइड्रोजन का स्थान क्या है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा था कि इसे वर्ग फर्स्ट या फर्स्ट ए व यहाँ आपका 7A दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। यानी हाइड्रोजन है वो क्षार धातु से भी समानता दर्शाता है और हेलोजन के साथ भी क्या करता है, समानता। तो ये मेनलिफ की आवर्त सारणी की पहली कमी कि हाइड्रोजन की अनिश्चितता। दूसरी समस्थानिकों के लिए समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। इन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, लेकिन इसे पता था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया। तो समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। अब आप बता दो थोड़ा सा, समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। इधर देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ एक एक, यानी परमाणु क्रमांक तो तीनों में क्या है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो इसने समस्थानिकों के बारे में थोड़ा बता जरूर दिया, लेकिन समस्थानिकों के लिए आवर्त सारणी में कोई अलग स्थान नहीं रखा। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन की अनिश्चितता, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। फिर लिखो तीसरी कमी, कुछ युग्म ऐसे थे, कुछ युग्म ऐसे थे जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं थे। कैसे, अब देखो उदाहरण कि इसकी तीसरी कमी क्या थी। तो एक तो है आपका देखो आर्गन और एक है पोटेशियम। इस आर्गन का जब इसने परमाणु भार निकाला तो वो था 39.9 और इसका था 39.1। गौर से देखना, ये हम पढ़ रहे हैं मेनलिफ की कमियां। तो इसमें तीसरी कमी क्या है कि इसने कुछ तत्व, मेंडलीफ ने ये कहा कि आप तत्वों को बढ़ते क्रम में रखोगे, यानी परमाणु भार को आप बढ़ते क्रम में रखोगे, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर अपना नियम इसने तोड़ दिया। क्यों? इसने आर्गन को पहले लिखा और पोटेशियम को बाद में रखा, लेकिन जब इनका परमाणु भार था ये 39.9 या 39.1, तो पोटेशियम को पहले लिखना था, आर्गन को बाद में। तो इसने कोई संशोधन नहीं किया। ठीक है, हाँ इसे पता था यहाँ गलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसमें कोई सुधार नहीं किया। तो कुछ युग्म ऐसे थे जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं थे। अब आपको ये बात ये याद नहीं रखना, ये समझाने के लिए आपसे कोई ऐसे नहीं पूछे वो भार बताओ। ठीक है, ये आपको समझने के लिए कि इनकी कमी क्या थी। पोटेशियम आना चाहिए था बाद में, इसे पहले लिखना चाहिए था। देख लो, क्योंकि परमाणु भार इसका ज्यादा इसका कम है थोड़ा सा,
लेकिन इन्होंने इसमें भी कोई सुधार नहीं किया। ठीक है, तो ये उदाहरण लिख लो, आर्गन व पोटेशियम, समझ में आ जाएगा। इसी तरह कोबाल्ट और निकल, निकल भी था, इनमें भी परमाणु भार में कोबाल्ट का ज्यादा था, निकल का कम था, लेकिन कोबाल्ट को पहले रखा। फिर चौथी, समान तत्वों को, समान तत्वों को भिन्न वर्गों में रखा। अब इसने क्या किया था, एक तो था उदाहरण देखो, बात करें हम प्लेटिनम व गोल्ड, सोने का, इन दोनों में समानता थी, लेकिन इसने क्या किया, दोनों को अलग अलग वर्ग में रखा था। ठीक है, ये गोल्ड देखो, मैंने कहा सोना, इसे सिक्का धातु कहते हैं। तो अब वो आवर्त सारणी मैंने बनाई थी और मैंने कहा यार बताओ कौन से वर्ग का है गोल्ड, फर्स्ट ए बी, याद है, ये फर्स्ट ए बी। प्लेटिनम कौन से का था, 6, 7, 8 बी। तो ये देखो, इसने क्या किया कि मेंडलीव की चौथी कमी थी कि प्लेटिनम और सोने में बहुत सारी समानता थी, समानता होने के बावजूद भी इसे 8वें वर्ग में रखा और इसे पहले वर्ग में रखा, यानी दोनों ही क्या थे, बी, दोनों में समानता होने के बावजूद भी अलग अलग रखा। ठीक है, तो ये उदाहरण लिखिए। अब इसने 5, अब देखो यहाँ चौथी, समान तत्वों को भिन्न वर्गों, अब इसने क्या किया, असमान तत्वों को फिर इसने क्या किया, एक साथ रख दिया। इसने क्या किया, यहाँ देखो इधर फर्स्ट ए ग्रुप, अब जो फर्स्ट ग्रुप में था, यहाँ था फर्स्ट ए वर्ग। ठीक है, वो आपकी आवर सारणी है, मैंने कहा आपके काम आएगी, वो लिखेगा फर्स्ट ए। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, 4 धातु की। यहाँ इसने क्या लिखा, फर्स्ट ए बी। अब फर्स्ट बी, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट बी, एक है, ये समान ही है, सिक्का धातु। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में यहाँ आपको याद रखना है सोडियम, सोडियम को सेतु तत्व कहा जाता है। सेतु का मतलब ये क्या करता है, ये एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो सोडियम को क्या कहा जाता है, सेतु तत्व भी कहा जाता है। या हम सीधा आपसे कहें कि सेतु तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना आवर्त 2 और आवर्त 3 के जो तत्व हैं इन्हें कहा जाता है सेतु तत्व। ये एस और पी ब्लॉक को डी के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन ये आपसे क्यों से पूछा, हमें तो इसकी कमी है। इसने क्या किया, मेंडलीव की जो 5वीं कमी थी, इसने जो समान थे तत्व उसे तो इन्होंने अलग कर दिया, जो भिन्न भिन्न थे उसे इन्होंने क्या रखा, एक साथ। कैसे, अब यहाँ जो फर्स्ट है, अब सोडियम के बाद
लीना ने कहा रूबी सजनी। अब आगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका फर्स्ट बी है, इसके अंदर आपका कॉपर, और कॉपर के बाद में कौन सा आएगा? कल मैंने आपको सिक्का धातु 2-3 दिन पहले लिखाए थे, नाम बताए थे कि ये पेपर में आया है। तो सिल्वर AgAu, इसे कहते हैं सिक्का धातु। अब देखो, आपको ये समझना है कि इन दोनों में अलग अलग भिन्नता थी, यानी इन दोनों में कोई समानता नहीं थी, लेकिन इन दोनों को एक साथ रखा। पहले तो आपको याद रखना है कि इन दोनों को एक साथ किस आधार पर रखा गया। इनकी संयोजकता एक थी और इनकी संयोजकता भी एक थी। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका सिल्वर है, आपकी बुक में दे रखा है, इसकी संयोजकता 1 और 3 होती है। इसके जितने भी यौगिक है वो +3 में ज्यादा स्थायी होते हैं, लेकिन सिल्वर अपवाद है, ये +1 में स्थायी होता है। इसीलिए आप AgCl पढ़ते हो, लेकिन AgCl2, AgCl3 ये आपको कभी नहीं मिलते। लेकिन इसकी संयोजकता तो 3 थी, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका, तो ये कारण क्या था कि ये डी ब्लॉक के थे, लेकिन मेंडलीफ ने इसकी संयोजकता 1 होने का, इन सभी की स्थायी संयोजकता क्या होती है? 1 ही होती है तीनों की, लेकिन ये 3 संयोजकता भी दर्शाते हैं, 1 और 3 दोनों संयोजकता दर्शाते हैं, लेकिन इसकी सभी की स्थायी कितनी है? +1, और इनकी भी कितनी है? +1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी संयोजकता समान होने के कारण इसने क्या किया? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को एक साथ रखा। लेकिन अब देखो इसमें अंतर, ये जो एस ब्लॉक के तत्व है, ये आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील है, लेकिन ये न्यूनतम क्रियाशील, लगभग निष्क्रिय है। ये भी पूछा जाता है आवर्त सारणी में कौन से जो तत्व है वो लगभग न्यूट्रल होते हैं, क्रियाशील। तो यही है आपके सिक्का धातु, इसीलिए तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है। जब गोल्ड मेडल बनाया जाता है तो इन तीनों का बनाया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? क्रियाशील नहीं होते, तो वो सिक्का खराब नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो इनमें सिर्फ समानता क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इन सभी के अंदर N + इनकी संयोजकता क्या थी? 1 थी, इसीलिए इनको एक साथ रखा। लेकिन इसमें भिन्नता क्या थी? ये आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील है, ये सबसे न्यूनतम क्रियाशील है, फिर भी भिन्नता है, फिर भी एक साथ इन्होंने रखा। ये मेंडलीफ की कमी थी। दूसरा, इसे तो नाम, इसे क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं, जबकि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सिक्का धातु। ये भी इनमें क्या थी? भी ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा उतार लेना इसके अंदर। ये सेतु तत्व भी आपको याद रखना है, सोडियम। इसे सामान्य तत्व भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। क्लियर है कि हम पढ़ रहे हैं मेंडलीफ की कमियां। तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। दूसरा, इन्होंने क्या लिखा था कि कुछ तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा गया है। तीसरा, कुछ तत्व जिनके गुण समान थे उन्हें अलग रख दिया गया, और कुछ भिन्न थे। ये देखो भिन्न है, ये सर्वाधिक क्रियाशील है, ये न्यूनतम क्रियाशील है। इसे क्षार धातु कहते हैं,
इसे सिक्का धातु कहते हैं। ये सामान्य तत्व है, ये संक्रमण तत्व, फिर भी इन्हें एक साथ रख दिया। आपको ये अच्छी तरह याद रखना, ये जेट में आ चुका है कि सिक्का धातु किसे कहते हैं। तो आप याद रखना कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। फिर इसकी सबसे बड़ी कमी कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, तो मैंडलिफ ने एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में थोड़ा बताया जरूर था, लेकिन इसे ये पता नहीं था कि ये जो एफ ब्लॉक के तत्व है जिसे हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं, ये थर्ड ए का है या थर्ड बी का है, यानी तीसरे ए का है या बी का है। ये भी इसकी कमी थी। अब इसने शब्द यूज तो कर दिया था आवर्ती फलन, लेकिन लास्ट में ये पूछा गया कि एक वर्ग में भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसका कारण भी नहीं था। इसने कहा एक वर्ग के तत्वों में समानता होती है, लेकिन कारण नहीं बता पाए। ठीक है, तो एक वर्ग में भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है, तो ये थे मैंडलीफ की कमी। तो ये आपका मैंडलीफ कंप्लीट। अब इसमें मैंडलीफ के वो तत्व नहीं बनाने हैं हमें कि इसमें आवर्त में कितने थे, कौन कौन से तत्व, वो सिर्फ हमें आधुनिक आवर्त सारणी की याद रखनी, क्योंकि अपने जेट में केवल दे रखा है आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन टॉपिक दे रखा है मैंडलीफ आवर्त सारणी। लिख लिया सभी ने? अब देखो नेक्स्ट कौन सा है आपका, छठा है क्या? देखो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक अरे बात ना कर बीच में, अब बोलोगे थे। अब इसमें आधुनिक आवर्त सारणी, अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में आपको याद रखना है यहाँ हेनरी मोजले, एक तो आपको याद रखना है। आपसे देखो दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तब तो उत्तर आएगा आपका मैंडलीफ। ठीक है, और आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये क्या था आपका हेनरी मोजले। अब इसमें अंतर क्या था, मैंडलीफ ने कौन सा शब्द यूज किया था, परमाणु भाग। यहाँ हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, परमाणु कर्मा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा थोड़ी नहीं लिखनी है सिर्फ आपको। अब इन्होंने जो परिभाषा दी, इसके अनुसार तत्वों के, लिखा नहीं इधर देखो कोई बात, इसके अनुसार तत्वों के
भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण है वो परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। तो थोड़ा सा याद रखना है कि मेंडलीफ ने परमाणु भार, वो भी जेब में आ चुका है और ये भी जेब में आ चुका है। यहाँ आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक। परिभाषा में सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। लिखो अब इसमें। दूसरी लाइन में इसके गुण याद करने हैं। तो इसने 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग कहलाए। तो 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाए? वर्ग कहलाए। और इसमें आपको याद रखना है 1 से यहाँ 6, 7, 8 वर्ग प्लस इसने जो 9वां क्या था वो था आपका अकीर्य गैस शून्य वर्ग। तो अब आपको याद रखना है कि जो हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी थी उसमें आवर्त 7, लेकिन इसने वर्ग कितने बताए थे? 9। इसने भी 18 नहीं बताए थे। लेकिन हम जब आपको जूनियर में करवाया जाता है तो इतना ही लिखवाते हैं, हेनरी मोजले और मासीदा ले देते हैं 18। वो 18 नहीं था। ठीक है, तो यहाँ याद रखना इसने क्या किया। अब उस समय अकीर्य गैस की खोज हो चुकी है हेनरी मोजले। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपसे कहेगा अकीर्य गैस की फिर खोज किसने की थी? तो लिखो नई लाइन के अंदर अकीर्य गैस की खोज रेमसे ने की थी। रेमसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो जो हेनरी मोजले जो जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इसने 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसे वर्ग का, और अब इसमें 1 से 8 वर्ग, और अकीर्य गैस को इन्होंने कहा था शून्य वर्ग। और अब आपको याद रखना अकीर्य गैस की खोज किसने की थी? तो रेमसे ने की थी। ठीक है, फिर लिखो इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां, 7 क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती है। आवर्त कहलाती है। अब कमियां इसकी लगभग, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन कमियां इसमें नहीं, हमें याद नहीं रखनी है। कमियां इसकी वही है, हाइड्रोजन का स्थान है निश्चित है, एफ ब्लॉक को मूल आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। ठीक है, समस्थानिकों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, रेडियो एक्टिव तत्वों का सही अध्ययन नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो कमियां, लेकिन इसमें
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब गौर से देखो, आपकी जो जूनियर की बुक है उसमें सिर्फ हेनरी मोजले तक ही लिखा हुआ है। साइंस पब्लिकेशन की जो आप बुक पढ़ते हो या एक्सीलेंट की जो बुक है, तो उसमें गलत लिखा हुआ है। उसने सारा क्या लिखा हुआ है, सीधा यहाँ उसने कितना लिखा है, वर्ग 18 नहीं थे, 18 वर्ग आएंगे दीर्घ आवर्त सारणी में, जो बोर-बेरी सिद्धांत हम पढ़े। तो यहाँ याद रखना, हाँ इसे नाम आधुनिक आवर्त सारणी जरूर कहते हैं। ये हेनरी मोजले, इसने नाम क्यों रखा, क्योंकि इसने शब्द यूज किया था परमाणु कर्मा। ठीक है, तो हेनरी मोजले के समय तो मेंडलीफ में कितने वर्ग थे, 8। हेनरी मोजले में 8 + 0, और 0 उसी समय खोज हुई थी एक्रिया गेंद, और वो खोज की थी रेमसे ने। और इसमें आवर्त कितने थे, आवर्त 7 ही रहेंगे, चाहे आप मेंडलीफ पढ़ो चाहे आप हेनरी मोजले। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ आवर्त सारणी। ठीक है, वहां अब वो कितने लिखेगा, यहाँ आपके हो जाएंगे 18। ठीक है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी। क्लियर है कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले, परमाणु क्रमांक, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन की कल मैंने परिभाषा लिखी थी कि एक समय अंतराल के बाद गुणों में क्या आ जाती है, समानता आ जाती है। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, फिर सोडियम 11, तो कितने का अंतराल हो गया आपका, फिर उसमें फिर अंतराल होगा, फिर गुणों की पुनरावृत्ति, वो कहलाते हैं आवर्ती फलन। फिर इसमें 9 ऊर्ध्वाधर शतम, जिसे क्या कहा था, इसने वर्ग कहा था, और 1 से लेकर के 18 वर्ग, प्लस इसने क्या किया, 0 वर्ग को अलग रखा, और उसमें क्या थी, एक्रिय गैस थी। एक्रिय गैस की खोज किसने की थी, रेमसे ने, और इसमें आवर्त कितने हैं, 7 6 30 पंक्ति। ठीक है, अब लिखो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आपके नियम अच्छे होंगे क्या, लिखो आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। इसे भी हम कहते तो आधुनिक ही है। अब जो आपके बुक में है वो दीर्घ आवर्त सारणी, अब आपके पास जो गाइड है वो क्या करते हैं, आधुनिक शब्द में वो क्या है, थोड़ा सा बीच में वो बता देते हैं कि हेनरी मोजले, फिर वो सीधा वर्णन कर देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का। लेकिन आपको अलग से याद रखना है कि अब हम पढ़ेंगे 18 वर्ग। तो यहाँ आप लिखो पहली लाइन में, ये वैज्ञानिक के नाम याद रखने, यह बोर बेरी, अलग अलग है ये बोर बेरी, लेकिन एक साथ लिख देते हैं, बोर बेरी, रेंग व वर्नर, बोर बेरी, रेंग व वर्नर की आवर्त सारणी भी कहलाती है। यानी जो दीर्घ आवर्त सारणी का दूसरा नाम, इसे सीधा कहा जाता है बोर बेरी आवर्त सारणी भी कहते हैं, या बोर बेरी रेंग वर्नर की आवर्त सारणी भी इसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि दीर्घ आवर्त सारणी का अध्ययन किसने किया, तो ज्यादातर आपको मिलेगा 4 ऑप्शन में बोर बेरी। इनका ये भी इसके साथ ही थे, लेकिन कई बार आपसे सीधा वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो ज्यादा नाम दिया जाता है बोर व बेरी का। तो दीर्घ आवर्त सारणी का दूसरा नाम क्या है, इसे बोर बेरी रेंग वर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। फिर लिखो इसके गुण कि इसमें क्या क्या गुण है। देखो यह बोर बोरी, यह बोर बेरी की इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना। यह बोर-बेरी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना और परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो आपकी दीर्घ आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक तो है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक दोनों पर आधारित है। कि अब हेनरी मोजले में जो कमियां थी उसे दूर की गई थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब इन्होंने ये कारण बता दिया, इधर देखो, वर्ग फर्स्ट। अब मेंडलीफ ने भी कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और जो आपका हेनरी मोजले उसने परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन। लेकिन उससे पूछा गया कि इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका 19। अब इस तरह से ये जो परमाणु क्रमांक चलेंगे तो इनकी पुनरावृत्ति क्यों होती है? तो इसका कारण दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसने कहा इन तत्वों के बाह्यतम कोश में सारे इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे और सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? समान होगा, और इस कारण इन गुणों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो यानी इन दोनों की कमी को दूर किसने कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो दीर्घ आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक दोनों पर आधारित है। ठीक है, तो आप देखो इसने शब्द यूज नहीं किया आवर्ती फलन, वो सिर्फ दो में था, मेंडलीफ और हेनरी मोजले ने। ठीक है, फिर लिखो दूसरा गुण, यह रेंग और वर्नर द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये कहा जाता है जो दीर्घ आवर्त सारणी है इसका वास्तविक अध्ययन किसे कहा जाता है? रेंग व वर्नर को। इसका वास्तविक जो अध्ययन किया था, क्योंकि ये दोनों फिजिक्स के थे, ठीक है, तो इन्होंने इसे डिटेल से पढ़ा था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, ये आपको अगर ऑप्शन में नहीं मिले, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो दीर्घ आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो किसने प्रतिपादित की थी, तब आपका उत्तर आएगा रेंग और वर्नर। ठीक है, फिर लिखो तीसरा, इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है। इसमें 7 आवर्त व 18 वर्ग है। ये दीर्घ आवर्त सारणी में आएंगे आपके 7 आवर्त और 18 वर्ग। फिर लिखो जाता IUPAC, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के अनुसार वर्गों को 1 से 18, IUPAC के अनुसार वर्गों को 1 से 18 नाम दिए गए। ठीक है, अब देखो दोबारा कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो वहां परमाणु भार था। फिर हमने आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मोजले। अब आपको याद रखना है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें वर्ग कितने हैं? 8। नो मत कर देना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपके वर्ग 8,
हेनरी मोजले जिसे आधुनिक, उसमें कितने थे आपके 8 + 0 वहां 9 थे। और जो दीर्घ आवर्त सारणी है अब उसमें आपके कितने आ चुके हैं 7 आवर्त और 18। ये किसकी देन है? ये IUPAC का मतलब सारे देशों के वैज्ञानिकों को मिलाकर के ये नाम दिया गया था। ठीक है, तब इसने नाम दे दिया कि अब जो वर्तमान जो नाम है वो किसकी देन है? वो IUPAC की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। वहाँ सारे साइंटिस्ट आपस में डिस्कस करते हैं और तब इनका एक नाम दे दिया गया था। बस आज यही है, थोड़ी वाली लाइन कल से थोड़ी नहीं लिखने समझने वाला होगा। अब लिखो नई लाइन में, इसी में 8 नंबर लिखो, सारणी के दीर्घ रूप, सारणी के दीर्घ रूप नीवा को बुलाए, आपके पापा हैं। वह आधुनिक सारणी के दीर्घ रूप व आधुनिक रूप में निम्न संबंध है। आप देख लो इधर, इन्होंने अब क्या किया, हेनरी मोजले का नियम और दीर्घ आवर्त सारणी दोनों को मिलाकर के जो IUPAC ने जो आवर्त सारणी का जो रूप बनाया था वो अब लिख रहे थे। देखो वो इन दोनों को मिलाकर के इन्होंने ऐसा रूप बनाया कि यहाँ इन्होंने लिखा कि वर्ग 18 थे, तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब इन्होंने कहा, इसे इन्होंने कहा फर्स्ट ए, ये आपका क्या है सेकंड ए। अब यहाँ आपका क्या आएगा थर्ड ए बी। गौर से देखना, वो आपके काम है, मैंने याद किया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी याद क्रम से एक को क्या कहा फर्स्ट ए, 2 को सेकंड ए, लेकिन जो तीसरा है उसे हम क्या कहेंगे थर्ड बी। फिर यहाँ पर फोर्थ है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 6 है बी, फिर यहाँ पर 7 बी, फिर यहाँ पर 8 9 10, इसे हम क्या कहेंगे 8 ए बी। फिर इसे हम यहाँ 11 को यहाँ हम क्या लिखेंगे फर्स्ट ए बी, इसे हम क्या लिखेंगे सेकंड ए बी। फिर 13वें को अब इसे हम कहेंगे थर्ड ए, फिर इसे हम लिखेंगे फोर्थ ए, इसे हम कहेंगे 5 ए, इसे हम कहेंगे 6 ए, इसे हम क्या कहेंगे 7 ए, और इसे सीधा शून्य भी लिखा जाता है या आपका 8 ए। तो अब मैंने आपको जो समझाया था, अब देखो आपकी दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आपने बना ली, खुद सीख ली, तो अब आपको ये आसानी से अब याद हो चुका है। तो ये आपकी जो दीर्घ आवर्त सारणी है और उसमें दोनों को जोड़ करके ये संशोधन है वो किया गया था। अब आपसे जो क्वेश्चन है, अब इसका डिटेल से हम कर चुके, वर्ग अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इसे क्या कहते हैं क्षार धातु, पहले करवा दिया। इसे क्या कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। फिर इसे हम क्या कहते हैं बोरोन परिवार, इसे क्या कहते हैं कार्बन परिवार, इसे क्या कहते हैं 15वें को नाइट्रोजन परिवार। और देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक्रियन। अब वर्ग 15 को क्या कहते हैं नाइट्रोजन परिवार, इसका दूसरा नाम क्या है निकोजेंस। फिर यहाँ जो 16वां है
यानी जो 16वां है इसे ऑक्सीजन परिवार या चेलकोजन कहते हैं। 17वें को फ्लोरीन या हेलोजन कहते हैं। इसे एक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, इस तरह से इसके कई नाम है। वो है आपके अब आपको दोबारा बनाने जुड़े, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बना दिया था। यानी मैंने जो आपको मेंटेन करवाया था वो यहाँ करवाना था, वो मैंने पहले करवा दिया था कि अब आपको दिक्कत नहीं, अब यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा कुछ चीज़। तो अपना वर्ग क्या था, कंप्लीट था। अब इधर देखो, इसमें बात करें हम अब आवर्त, तो वर्तमान में कितने आवर्त है, 7। तो इधर देखना 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के अंदर यहाँ आपको याद रखने हैं तत्व। तो ये मैंने आपको एक बार आप इतना उतार दो जल्दी से, या ये उतारने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर है, भूलोगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपके। आप सीधा लिखो आवर 7। उतारो हेलो, हाँ हाँ। अब इसमें लिखो आवर 7, यहाँ बढ़ा लो 1 से लेकर के 7। फिर यहाँ आपकी बुक में दे रखा है तत्वों की संख्या।